हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 का वेरिएंट है। सबसे पहले डिटेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका में, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में डिटेक्ट हो चुका है, जैसे कि अर्जेंटीना, बोत्सवाना, हांगकॉन्ग। तो अब इंडिया ने यहाँ पर बात की थी कि हम इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, तो फ्लाइट के ऊपर जो भी इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हो उनको यहाँ पर हम लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इस डिसीजन को वापस से रिव्यू किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक नया वेरिएंट आ चुका है। तो यहाँ पर पीएमओ ने ऑफिशियल्स को बोला है कि वापस से इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए ऑफ लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो इसका मतलब ये है या तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, इसके अलावा यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर कंट्रीज़ को कुछ स्टेप्स लेने को बोले हैं। पहला ये कि सर्विलांस बढ़ा दो, जीनोम सिक्वेंसिंग करो। बाकी जो डेटा है अभी पता नहीं है कि इसकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है, अभी भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इस वेरिएंट के बारे में। तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा ये जो वेरिएंट है ये कितना यहाँ पर डेंजरस है। बाकी इस फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम बाकी कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम है। तो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में बेसिकली यहाँ पर जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये सीड कैपिटल की तरह दिया जाता है और फिर उनको बोला जाता है कि आपको अपना कोई भी स्टार्टअप आइडिया से प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करके दिखाना है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो बच्चे हैं उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर आ रहा है। तो एज पार्ट ऑफ इट्स एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम द गवर्नमेंट स्टार्टेड द बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। अब इन बच्चों के जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ हैं उनमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो उसी के लिए ये जो बच्चे हैं अब बेसिकली इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच करेंगे। तो इससे इनको ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स के सामने अपने आइडिया को कैसे पिच किया जाता है। तो टीवी प्रोग्राम इज अबाउट हाउ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग टू इन्वेस्टर्स एंड पिचिंग देयर आइडियाज़ एंड प्लान्स। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये बात पता है कि ये बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो भी बेसिकली बच्चों को कोच करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड, दे नो दीज आर चिल्ड्रन एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट एंड कोच देम। तो कहीं आपको केस स्टडी कोड करनी हो तो आप दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो प्लान है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, इसकी आप केस स्टडी को कोड कर सकते हो। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। जजेस मस्ट बी डिस्क्रीट अबाउट व्हाट दे से इन कोर्ट। तो यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ द केसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी लगभग उसमें 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 50,000 केसेस पेंडिंग है। और इसके अलावा जो पेंडेंसी है वो यहाँ पर लॉस की वजह से भी हो जाती है। वो फॉर एग्जांपल कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कंटेंशियस लॉज होते हैं, जिसकी वजह से जो केस है वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में पाइल अप ऑफ द केसेस होता है। तो लेजिस्लेचर डज नॉट कंडक्ट स्टडीज और असेस द इम्पैक्ट ऑफ द लॉज दैट इट पासिस। तो कभी कभी जो पार्लियामेंट होता है वो बिना डेलिब्रेशन और डिस्कशन के लॉस पास कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पर जो मैटर है वो कोर्ट में जाता है। तो दिस sometimes leads to big issues. Justice Ramna also said rebranding of the existing courts। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पर 0.09% जीडीपी का खर्च किया जाता है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करोगे तो यहाँ पर जो जुडिशियल पेंडेंसी है वो सॉल्व नहीं होने वाली है। तो जस्टिस रमना ऑल्सो सेड रीब्रांडिंग द एग्जिस्टिंग कोर्ट्स एज कमर्शियल कोर्ट्स विदाउट क्रिएटिंग स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द पेंडेंसीज। एक बात यहाँ पर और बोली गई है कि लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स तो पता होते हैं, लेकिन वही लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते। तो यहाँ पर एक बैलेंस होने की ज़रूरत है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ओडिशा में यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं या एकेडमिक पोस्ट होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी ओडिशा गवर्नमेंट की। इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थे बेसिकली वही इन पोस्ट को अपॉइंट करते थे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या एकेडमिक पोस्ट के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ये काम करते थे, लेकिन अब ये काम उसके बाद ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा अगर ये अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। तो अपने एथिक्स में ये बात पढ़ी होगी कि अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी ऑटोनॉमी ले लेंगे तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी सिस्टम टू कीप अ चेक ऑन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशन बजट इज बीइंग स्पेंड। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको लगेगा ठीक है, यहाँ पर ओडिशा पब्लिक सर्विस यहाँ पर अपॉइंट करेगी और यहाँ पर ध्यान रखेगी कि कहाँ पर कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, स्टेट बजट देखेगी कि कैसे एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ में खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक एक्सीलेंस चाहिए तो यूनिवर्सिटीज़ को उनका फ्रीडम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी की बात की गई है कि यूनिवर्सिटीज़ के बाद ऑटोनॉमी होगी तभी वो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं।
यहाँ पर गुड समैरिटन स्कीम के बारे में बताया गया है। तो सेंटर की गुड समैरिटन स्कीम थी, लेकिन जो स्टेट है उन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया है। तो गुड समैरिटन स्कीम किसके बारे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इंडियंस में ऐसा देखा गया कि वो हेल्प करना नहीं चाहते हैं। वो इसीलिए हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो यहाँ पर किसी भी विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, उसके बाद उनको कोर्ट कचहरी के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, उनको पुलिस केस भी हो जाता है एक्सीडेंट के केसेस में, तो ऐसे में उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेंटर की गुड समैरिटन स्कीम है, बेसिकली यहाँ पर जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करेगा उसको फेलिसिटेट किया जाएगा। Road Transport and Highways Ministry announced this scheme so that taking a road crash victim to the hospital is not just hassle free। तो यहाँ पर कोई भी रोड क्रैश विक्टिम को अगर हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो उसको यहाँ पर रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन दिया जाएगा। हिस्टोरिकली ये देखा गया जो इंडियंस है वो रिलेक्टेंट होते हैं इन टेकिंग विक्टिम्स टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उनको ये पता है कि आगे का लीगल प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ने 134A सेक्शन ऐड किया है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जो कि बात करता है कि गुड समैरिटन्स को प्रोटेक्ट करना है। गुड समैरिटन्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो इसका मतलब ये है कि गुड समैरिटन्स को किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। 5,000 रुपये दिए जाएंगे पर एक्सीडेंट। एन इंडिविजुअल गुड समैरिटन कैन बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 5 टाइम्स से नहीं है। तो यहाँ पर जो गुड समैरिटन है बेसिकली एक इंडिविजुअल 5 बार उसको 5,000 रुपये दिए जा सकते हैं एक साल में। इट इज़ मेंट टू पेनिट्रेट। अब ये जो स्कीम है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचानी है ताकि यहाँ पर जो हर इंसान है वो अवेयर हो सके और रोड विक्टिम जो भी है रोड क्रैश विक्टिम तो उसको यहाँ पर हेल्प मिल सके। गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर क्या होता है, बेसिकली 1 घंटे का टाइम होता है जब एक्सीडेंट हुआ हो, तो ये गोल्डन क्रिटिकल 1 आवर होता है जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बचाया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। इंडिविजुअल गुड समैरिटन कैन बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 5 टाइम इन ईयर। गोल्डन आवर इज द क्रिटिकल 1 आवर पीरियड फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर कोशिश की जाए कि यहाँ पर जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसे यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। इंडिया में लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है फ्रॉम देम एवरी ईयर। तो यहाँ पर गुड समैरिटन स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट्स इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। साउथ अफ्रीका में यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अफ्रीका में कितने लोग वैक्सीनेट हैं, तो सिर्फ 11% लोग हैं जो कि फुली जैब्ड हैं, जिनके यहाँ पर दोनों डोजेस वैक्सीनेशन के लग चुके हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर कितनी ज़्यादा इनइक्विटी है। तो अ लिटिल मोर देन क्वार्टर ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन अफ्रीका हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 टिल नाउ। अब ये जो अफ्रीका वाले कंट्रीज़ हैं इन्होंने खुद की वैक्सीन तो बनाई नहीं है, बाकी यहाँ पर जो बाकी वैक्सीन्स है फाइजर वगैरह की उसके लिए यहाँ पर जो IP राइट्स है वो वेव ऑफ नहीं हुए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैक्सीन्स है उनके प्रोडक्शन जो है रैंप अप नहीं हो पा रही है। तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीका हैज़ बीन ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज फ्रॉम कोवैक्स। तो यहाँ पर जो WHO का प्रोग्राम चल रहा है कोवैक्स, जो अफ्रीका के नेशंस है वो कोवैक्स को लेकर यहाँ पर सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्रीज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी में हेल्प कर देते हैं, इसके अलावा चाइना जैसे कंट्रीज़ हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ पर उनको वैक्सीन के डोजेज मिल जा रहे हैं। इसके अलावा वो खुद प्रोकर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को, लेकिन जो कि नहीं कराएगी। अब यहाँ पर अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस हुआ तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो पैंडेमिक है उसका बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में या बोत्सवाना जैसे कंट्री में। तो यहाँ पर वैक्सीन इनइक्विटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि नहीं किया गया। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने बेसिकली वैक्सीन के अप्रूव होने से पहले ही यहाँ पर जो भी कंपनीज थे उनके साथ डील कर ली कि उनको इतनी वैक्सीन डोजेस की ज़रूरत है। तो वाइल द डेवलप्ड वर्ल्ड स्ट्रक एडवांस डील्स विद मैन्युफैक्चरर्स टू सिक्योर बिलियंस ऑफ डोजेस इवन बिफोर द वैक्सीन फॉर अप्रूव्ड, और यहाँ पर जो पुअरर और डिपेंडेंट कंट्रीज है उनको आज तक सप्लाईज नहीं मिल पाई हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखो तो लगभग 50% जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड है। यहाँ तक कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो बूस्टर डोजेस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिर्फ 11% लोग ही हैं जो कि फुली जैब्ड हो रखे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर NFHS का डेटा ही है तो हम देख लेते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन का इंक्रीज यूज़ हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी कम हुई है, और दूसरा यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो बेसिकली यहाँ पर 2.0 पर आ चुका है। इसका मतलब ये हमारी पॉपुलेशन अब यहाँ पर स्टेबल या तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। इन 5 ईयर्स बिटवीन NFHS 4 एंड NFHS 5, तो यहाँ पर NFHS 4 का डेटा 2015-16 का है और NFHS 5 का डेटा 2019-20 का है। तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स में लगभग यहाँ पर 10% का इंक्रीज हुआ है। तो 47.8% मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ हुआ करता था 2015-16 में, अभी 56.5% पर पहुंच चुका है। बिहार में भी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ बढ़ा है। बिहार में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि बिहार में एजुकेशन बढ़ा है। तो बट व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन बिहार के इज द इंक्रीज इन एजुकेशन। तो एजुकेशन की वजह से जो कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग है वो बढ़ा है।
अब यहाँ पर 21% women under the age of 18 were married, NFHS 4 had found, which has decreased by 5 percentage point in 5 years. 16% girls under 18 were married in UP. तो अब आप ऐसे स्टेट स्पेसिफिक डेटा तो मत याद रखो, लेकिन हाँ कंट्री वाइज आप डेटा बस याद रख लो ताकि आप कोड कर सको। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा आया था, जो कि यहाँ पर नीति आयोग ने निकाला है। UNDP वाली मेथोडोलॉजी ही यूज़ की है। इसमें सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं बिहार में, उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे हैं झारखंड में, और यहाँ पर थर्ड नंबर पे हैं यूपी में। अब जो रंगराजन कमेटी है, रंगराजन कमेटी ने एस्टिमेट किया था, यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन बताई थी 972 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन इन रूरल एरियाज़ और 1407 इन अर्बन एरियाज़। लेकिन ये जो है ये सही मेथड नहीं है, बहुत ही नैरो मेथड है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का। इसीलिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया, जो कि इससे पहले UNDP भी निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पर नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है। जो केरला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, सिर्फ 0.7% लोग हैं जो कि वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। और यहाँ पर केरला का कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोई भी पुअर पर्सन नहीं है। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जिसमें कि 12 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट्स अमंग अदर्स। तो अगर आपने यहाँ पर UNDP का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा होगा तो उसमें भी बेसिकली सेम इंडिकेटर्स ही हैं और यहाँ पर सेम डायमेंशंस हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म मास। अभी मास क्या चीज़ होती है? तो द टॉप प्रोसीजर ऑफ वर्शिप इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। तो यहाँ पर वर्शिप का प्रोसीजर होता है मास। अब यहाँ पर जो मास करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ प्रीस्ट ऑफर्स मास फेसिंग द पीपल। तो यहाँ पर कुछ प्रीस्ट मास ऑफर करते हैं लोगों को फेस करके, कुछ यहाँ पर प्रीस्ट ऑफर करते हैं मास ऑल्टर को फेस करके, और यहाँ पर कुछ जो है वो दोनों का मिक्स करते हैं, यहाँ पर ऑल्टर को भी फेस कर लेते हैं और यहाँ पर पीपल को भी फेस कर लेते हैं। तो इन सर्टेन अदर डाइसोसिस द चर्च फॉलोज अ मिक्स ऑफ बोथ। बिशप्स एंड प्रीस्ट हैव बीन डिवाइडेड ओवर द कंडक्ट ऑफ मास। तो यहाँ पर डायरेक्टिव इशू किया गया था कि जो मास होगा वो यहाँ पर ऑल्टर की तरफ फेस करके होगा। तो वहीं पर चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मास का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया ऑन सैटरडे अनाउंस द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो यहाँ पर NDTV के यहाँ पर 2 जर्नलिस्ट को मिला है और यहाँ पर वीक के 2 जर्नलिस्ट को मिला है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है, तो क्रिप्टो करेंसी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि रुपये और US डॉलर यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। बस डिफरेंस ये है कि डिजिटल फॉर्मेट में होती है और इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ करती है दोनों कामों के लिए। यहाँ पर मॉनेटरी यूनिट्स को क्रिएट करने के लिए भी इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ होता है और यहाँ पर एक्सचेंज को वेरीफाई करने के लिए भी इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिजिटल फॉर्मेट में होती है और यहाँ पर इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ होता है मॉनेटरी यूनिट्स को क्रिएट करने के लिए भी और इसके अलावा यहाँ पर एक्सचेंज को वेरीफाई करने के लिए भी। जो बिटकॉइन है इसका सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन और सेकंड नंबर पे एथेरियम का कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 क्रिप्टो करेंसी हमें पता चल गई कि बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन और सेकंड नंबर पे एथेरियम है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डील्स में फिएट मनी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो बेसिकली यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो एश्योरेंस का काम करता है, जो मनी है वो जेन्यून है और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो कैसे होती है? तो विद क्रिप्टो करेंसीज अ चेन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स ऑथेंटिकेटिंग द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंप्यूटर्स का यहाँ पर नेटवर्क है वो बेसिकली यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ऑथेंटिकेट करता है क्रिप्टो ग्राफिक पजल्स को सॉल्व करके। और जब ये क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व हो जाती है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है विद क्रिप्टो करेंसी। इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो जहाँ पर ट्रेडिशनल सेंस में यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक काम करता है वहीं यहाँ पर प्राइवेट कंप्यूटर्स काम करते हैं, एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं जो कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो जब वो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करते हैं उसके लिए यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करते हैं। अगर वो पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं। इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। अब ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो सतोशी नाकामोटो जैसे इंसान ने ये बिटकॉइन बनाया था। बेसिकली 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक नया अकाउंटिंग सिस्टम लेकर आए थे बिटकॉइन का। हैड mooted एन आइडिया where the transaction and the value of money would be recorded digitally। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिजिटली रिकॉर्ड होता है, एक ओपन लेजर सिस्टम के ऊपर रिकॉर्ड होता है और इसी लेजर को ब्लॉकचेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट इज प्लेस्ड एंड अ वर्चुअल ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग दैट ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया गया है जो कि ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इस ब्लॉक को यहाँ पर सारे नोट्स को भेजा जाएगा। तो दिस ब्लॉक इज सर्कुलेटेड टू ऑल द नोट्स ऑफ ए पर्टिकुलर नेटवर्क। फिर यहाँ पर जो सारे ब्लॉक्स हैं इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है तो बेसिकली ये भी ब्लॉक जो है चेन में ऐड हो जाएगा। तो ये ब्लॉक चेन जो है और बड़ा हो गया। तो वंस वेरीफाइड दिस ब्लॉक इज एडेड टू अ चेन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अ ब्लॉक चेन।
फिर ये जो अपडेटेड ब्लॉकचेन है ये सारे नेटवर्क को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स की बात की जा रही है। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं जिसकी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इसका मतलब ये है यहाँ पर अगर कॉइन इशू हो रहा है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ अंडरलाइंग रिजर्व एसेट भी रखे गए हैं। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबल कॉइन्स बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द अंडरलाइंग रिजर्व एसेट। तो यहाँ पर कोई भी अगर कॉइन इशू हो रहा है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ रिजर्व एसेट रखे गए हैं। तो स्टेबल कॉइन्स आर डिजिटल करेंसीज दैट आर बैक्ड बाय अ फिएट करेंसी। तो उसको बैक किया गया बाय अ फिएट करेंसी। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉवरेन गवर्नमेंट्स बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स की, जैसे कि टेथर, यूएसडी कॉइन एंड डीएम। तो देयर इज ऑल्सो केस बीइंग मेड बाय सॉवरेन गवर्नमेंट्स फॉर स्टेबल कॉइन्स। अब क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदा जाता है? या तो खुद माइन कर लो या तो फिर किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से खरीद लो, जैसे कि वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स। तो ये लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पर एक्सचेंज चलता रहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट में आरबीआई ने यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया था कि कोई भी एंटिटी जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से डील नहीं करेगी। तो डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस आरबीआई के सर्कुलर को क्वॉश कर दिया। तो डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट क्वॉश द आरबीआई डायरेक्टिव प्रोहिबिटिंग बैंक्स फ्रॉम अलाउइंग द सिस्टम टू बी यूज्ड फॉर वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन, सेवरल लार्ज बैंक्स डू नॉट ऑफर द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर तो क्वॉश कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बैंक्स है वही सर्विसेज नहीं देते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो बिल आ रहा है हो सकता है वो सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करते। तो अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियरेंस नहीं है कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा या तो फिर उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने एक बात ये बताई है कि कोई भी चीज़ अगर बिग और रिच दोनों हो जाता है तब फिर वो अनअकाउंटेबल हो जाती है। तो द रिच गेट बिग एंड द बिग गेट रिच। और यहाँ पर जब बिग और रिच दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो फिर डेंजर हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ अनअकाउंटेबल हो जाती है। चाइना ने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर क्रैकडाउन किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलीबाबा को क्रैकडाउन किया, टेंसेंट को क्रैकडाउन किया, डीडी को क्रैकडाउन किया, क्योंकि चाइना को ये पता था ये लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, रिच हो चुके हैं, इसीलिए अनअकाउंटेबल हो गए हैं। बहुत सारी कंट्रीज अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर टर्म लिमिट लगाते हैं कि आप 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो, 2 बार ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। वो क्यों? ताकि यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर ना एक्वायर हो जाए। लेकिन रशिया में एब्सोल्यूट पावर एक्वायर हो चुकी है। इसके अलावा चाइना में भी यहाँ पर जो जी जिनपिंग है उनका 3rd टर्म होने वाला है, 3rd टर्म शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो टर्म लिमिट है उसको हटा दिया। फिर ऑथर ने इस एनालॉजी को बीजेपी से कंपेयर किया। जो बीजेपी जो पार्टी है बेसिकली वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे रिचेस्ट पार्टी है। तो ऑथर का ये कहना जो बीजेपी है वो भी अनअकाउंटेबल हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस एनालॉजी में आप सपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये जो आर्टिकल में था मैंने आपको बता दिया इस आर्टिकल में क्या है। तो इन द लास्ट 7 years बीजेपी हैज़ बिकम मोर अनअकाउंटेबल। डिबेट नहीं होता, पार्लियामेंट में बिल्स को पास कर दिया जाता है बिना डेलिब्रेशन को। यहाँ पर पार्लियामेंट कमिटीज़ को बिल नहीं रेफर किया जाता है। इसके अलावा सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसीज को यूज़ किया जाता है अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। आगे चलते हैं। अब पॉपुलेशन स्लो डाउन इज ट्राइम्फ ऑफ इंडियाज़ पीपल। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बेसिकली 2.0 पर आ चुका है। अब हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी कैसे काम की है हम देखते हैं। तो रिगार्डलेस दिस ड्रॉप इन इंडियाज़ टीएफआर, हमारा टीएफआर 1950s में लगभग 6 होता था, जो कि आज 2.0 पर आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा फीट हमने अचीव किया है। द क्रेडिट फॉर दिस अचीवमेंट मस्ट गो टू द पीपल ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। दिस ड्रॉप इज अ साइन ऑफ चेंजिंग एस्पिरेशंस। तो यहाँ पर जो विमेन के एस्पिरेशंस है वो बदल रहे हैं। अब उनको भी ये विजडम आ चुका है कि फीवर चिल्ड्रन होना ही अच्छे हैं, क्योंकि वो तभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्टेड एज बैक इन 1951। तो 1951 में इंडिया का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट। उसके बाद भी स्मॉलर फैमिलीज नहीं प्रमोट हुई, जो लोग हैं वो स्मॉलर फैमिलीज की तरफ नहीं बढ़े। तो अर्लीस्ट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन कैंपेन सॉट टू प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज, लेकिन जो प्रोग्रेस देखी गई वो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी। फिर यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान स्टेरलाइजेशन किया गया, बहुत सारी वेसेक्टॉमीज की गई, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी इलेक्शन में हार गई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये कोर्सिव पॉपुलेशन पॉलिसी समझ नहीं आई, उन्हें कोर्सिव पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ ए क्लियर पॉपुलर रिजेक्शन ऑफ ए कोर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। तो यहाँ पर जो फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन किया गया, लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तभी यहाँ पर जो इंदिरा गांधी थी उनको इलेक्शन में हरा दिया गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें कोर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी तो नहीं करनी है। फिर 1994 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वीन की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। वहाँ पर ये बात की गई पॉपुलेशन को लेकर राइट्स बेस्ड अप्रोच अपनानी है।
तो राइट्स बेस्ड अप्रोच टू फैमिली प्लानिंग विच हेल्ड दैट इफ पीपल्स नीड फॉर फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर आर मेट, तो यहाँ पर अगर लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए, उनको उसके बारे में अवेयर किया जाए, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के बारे में बताया जाए, एजुकेशन दी जाए, तो अपने आप ही जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ICPD ने ही इंस्पायर की इंडिया की 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका तभी हो पाए जब यहाँ पर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेकर आए, जो कि यहाँ पर हम 2005 में लेकर आए। 2000 सॉ अ रीकिंडल्ड इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, तो यहाँ पर फीमेल स्टरलाइजेशन बढ़ा उसके बाद 2000 के बाद 2014 में। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट कैंप्स कराने लगी स्टरलाइजेशन के लिए। तो कुछ कैंप्स में ऐसा देखा गया जो विमेन है उनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि बेसिकली सही से वहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। तो इन 2014 16 women डाइड इन बिलासपुर आफ्टर दे वर स्टेरलाइज्ड एट अ गवर्नमेंट कैंप। तो इससे ये पता चल रहा था जो गवर्नमेंट कैंप्स है जहाँ पर स्टरलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर नेग्लिजेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आप ये स्टरलाइजेशन मत करो गवर्नमेंट कैंप्स में, आप बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स प्रोवाइड करो। तो इंक्रीज्ड रीच ऑफ द मीडिया हैज़ चेंज्ड वुमेन्स एस्पिरेशन। इसके अलावा जो मीडिया है उसकी वजह से भी जो वुमेन के एस्पिरेशन है वो चेंज हुए हैं। जो वुमेन का कंट्रोल उनकी लाइफ्स के ऊपर वो ज़्यादा हो चुका है, वो भी यहाँ पर फैमिली प्लानिंग में इक्वल डिसीजन मेकिंग करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन होने में, वो है एजुकेशन। जो इंडिया की लार्ज यंग पॉपुलेशन है, लगभग 30% जो है वो 10 से 24 के बीच में है, और ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको ही हमें यूज़ करना है इंडिया को अपनी ग्रोथ अचीव करने के लिए। गर्ल्स एजुकेशन हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द डिक्रीज इन फर्टिलिटी। यहाँ पर NFHS के डेटा से ये बात पता चली है, विमेन हु हैड नो स्कूलिंग हैड द हाईएस्ट TFR। तो यहाँ पर विमेन जिनको 1 भी साल स्कूलिंग का नहीं है उनका जो TFR रेट है लगभग 3.06 का है। इसके अलावा जो विमेन जिन्होंने 12 या उससे ज़्यादा साल यहाँ पर स्कूलिंग की है उनका TFR रेट 1.71 है। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट को फोकस किस बात पे करने की ज़रूरत है, यहाँ पर विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हम। अब यूके में भी नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इवन एज कंट्रीज रश टू इम्पोज ट्रैवल बैन्स ऑन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, WHO ने अभी बोला है कि अभी मिस इन्फॉर्मेशन, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले अगर और इन्फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप बैन लगाना शुरू करो, अभी से बैन मत करो। जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को ऐसा लग रहा है उसको पनिश किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में जैसे ही ये वेरिएंट डिटेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है बेसिकली साउथ अफ्रीका से जो भी फ्लाइट आ रही है उसको बैन किया जा रहा है। जो साउथ अफ्रीका बेसिकली टूरिस्ट इकॉनमी है, तो ऐसे में जो साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो एज द US एंड यूरोपियन कंट्रीज क्लोज देयर बॉर्डर्स ओवर फियर्स ओवर द रिसेंटली डिटेक्टेड कोरोना वायरस वेरिएंट, मैनी साउथ अफ्रीकन से दे फील एज इफ दे आर बीइंग पनिश्ड। तो जैसे चाइना है, चाइना केसेस छुपा रहा था, वैसे साउथ अफ्रीका भी छुपा सकता था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने ग्लोबल गुड के लिए यहाँ पर बता दिया कि कोविड का नया वेरिएंट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका को ऐसा लग रहा है उसको इस बात के लिए पनिश किया जा रहा है। तो ओलिवेरिया सेड ही बिलीव्ड दैट इंटरनेशनल सॉलिडारिटी वुड बी इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। उसको ये लगा था, जो साउथ अफ्रीका ने ये अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिसाइज किया है, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी साउथ अफ्रीका को लेकर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन से लगाई जा रही है साउथ अफ्रीका को लेकर। अब यहाँ पर पोर्तुगाल का एक लॉ है, वो ये है, अब वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड हो गया, अब यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम होता है, टेली वर्किंग हो रही है, तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कभी भी कॉल कर देता है। जो 8 आवर की वर्क विंडो है उसके अलावा कभी भी कॉल कर देता है। तो पोर्तुगाल में एक लॉ लेकर आए हैं कि आप उस 8 घंटे के अलावा यहाँ पर जो कॉल नहीं कर सकते, बस अगर बहुत ज़रूरी है तभी कॉल कर सकते हो। तो पोर्तुगाल्स न्यू लॉ एंड ऑन वर्किंग फ्रॉम होम मेक्स द यूरोप यूनियन कंट्री साउंड लाइक अ वर्कर्स पैराडाइज। अब यहाँ पर बहुत पहले ही बात की गई थी, पैंडेमिक से पहले ही, कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जो स्टाफ है वो इग्नोर कर सकता है वर्क मैटर्स फॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाहर, क्योंकि यहाँ पर टेली वर्किंग का कल्चर जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट की बात की गई, जो कि यहाँ पर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में है भी राइट टू डिस्कनेक्ट। इसके अलावा जो पोर्तुगाल है वो तो बेसिकली एक स्टेप आगे ही चला गया है। अब ये कंपनीज़ के ऊपर ओनर्स है, जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा आउटसाइड वर्क आवर्स। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जो FPIs हैं वो अपना यहाँ पर स्टॉक्स जो भी हैं बेच कर जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बॉट स्टॉक्स एज FPIs रश्ड आउट ड्यूरिंग मार्केट आउट। अब वो लोग क्यों कर रहे हैं रश आउट, क्योंकि यहाँ पर कोविड का नया वेरिएंट मिला है। बाकी यहाँ पर जो US है वो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा रहा है, तो ऐसे में वो अपने यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है वो बेच रहे हैं। जो WTO की 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ओमाइक्रॉन स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर WTO के डायरेक्टर जनरल का नाम दिया गया, तो वो आप देख लो, WTO डायरेक्टर जनरल नकोजी ओकोंजो-इवेला। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वैसे भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू ट्रैवल कंस्ट्रेंट्स, तो अब उसको लेकर यहाँ पर और ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया गया है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।